अक्टूबर 7, 2023 से लेकर अब तक धमाकों की गूंज हर जगह सुनाई तो देती है, मगर 195 कंट्रीज जो कि बिलियंस की आबादी पर मुश्तमिल है, किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि 90,000 की मिलिट्री को मात दे सके और इंसानियत के लिए आवाज़ उठा सके। और जो कोई भी ऐसा करता है, मार दिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ इसराइल की, जिसने फ़लस्तीन को दुनिया में ही एक ऐसी दोज़ख का सामना करवा दिया जो शायद उसके लिए लिखी ही नहीं गई थी, या शायद उसने इसका तसव्वुर ही नहीं किया था। Possessed for the attack, strikes, genocides and drones। लोग मरते हैं और ये सब हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हुए नजर आते हैं, मगर हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि यार हमारा इस सब में क्या जा रहा है, लेट इट बी, हमारी लाइफ तो नॉर्मल गुजर रही है ना। मगर इसी नेग्लिजेंस में आज अगर हम देखें तो 65,000 प्लस फलस्तीनी सिर्फ 2 साल के अंदर मारे जा चुके हैं, और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि मलबे के अंदर धंस चुके हैं, और हमें मालूम ही नहीं कि वो जिंदा है या मुर्दा। मंजर बदलता है और आज की हकीकत यह है कि सिर्फ 72 आवर्स के अंदर अंदर एक छोटा सा मुल्क जिसे हम इसराइल के नाम से जानते हैं, कतर, तुनीसिया, सीरिया, लेबनान, यमन और वेस्ट बैंक पर हमला करता हुआ नजर आता है। तुर्की और पाकिस्तान को भी थ्रेट्स शामिल हैं, जिसके बारे में आगे जाकर जानेंगे। मगर अगर हम देखें इसराइल को, तो इसराइल अपनी इनोसेंस को क्लेम करते हुए कहता है कि हम पर हमला करते हैं जो कि टेररिस्ट हैं। मजीद अपनी इनोसेंस को क्लेम करने के लिए कभी इन सब चीजों का ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान की हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट की तरफ करता है, तो कभी इनोसेंस को क्लेम करने के लिए पैथेटिक फैक्ट्स, बुज़दिली, बेसलेस फैक्ट्स और थ्रेट्स का सहारा लेते हुए यूएन मीटिंग में अपनी इनोसेंस को क्लेम करना इसकी पर्सनल हॉबी बन गई है। तो मैं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं ज़ेंग्लो। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यह खत्ता जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल आबाद थे, यह खत्ता उस्मानी सल्तनत के अंडर था, मगर ब्रिटिश के कब्जे के बाद यह खत्ता 1948 तक ब्रिटिश के अंडर ही रहता है। और जब 14 मई 1948 को इसराइल और फ़लस्तीन अपना फ्रीडम क्लेम करते हैं, उसके बाद पहली अरब इसराइल वॉर शुरू होती है। इसराइल ज़मीनी, हवाई और नेवी फोर्सेस के थ्रू 5 से ज़्यादा बार फ़लस्तीन पर हमला कर चुका है। 2008, 2009, 12, 14, 18, 19 और 21 में इसराइल कई 12 मरतबा कर चुका है। एंड ड्यू टू पब्लिक असैसिनेशंस, ऑक्यूपेशन ब्लॉकेड्स, वेस्ट बैंक वायलेंस, अल-अक्सा टेंशंस, इन सब के बदौलत हमास अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमला करता है। और इस हमले के बाद इसराइल को गैसवार दहशतगर्दी याद आ जाती है, जो कि उनकी भाई तो शायद छुट्टी पर थी। इसराइल ओपन वॉर का ऐलान करता है, और उसके बाद से लेकर अब तक इसराइल कई स्ट्राइक्स, जीनोसाइड इंक्लूडिंग 2 हिरोशिमा बॉम्ब्स अटैक करवा चुका है। احنا شايفين انت بتقاتل قاعد بمقاتلين، بتقاتل في مواطنين، جنوب مش رايحين على الجنوب، احنا بدنا نموت। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में मौजूद एक छोटा सा मुल्क जिसको हम कतर के नाम से भी जानते हैं, उसके कैपिटल दोहा पर इसराइल स्ट्राइक्स और अटैक्स करवाता है, जिसका टारगेट हमास लीडर्स को डिस्ट्रॉय करना था। दैट वर अबाउट टू डिस्कस द सीज फायर प्रपोजल गिवन बाय ट्रम्प। लेकिन ट्रम्प इस स्टेटमेंट पास करते हैं कि दे आर वेरी अनहैप्पी अबाउट द अटैक ऑन कतर, और उनकी अनहैप्पीनेस मजीद बढ़ जाती है जब उनको ये मालूम होता है कि टॉप 6 हमास लीडर्स नहीं बल्कि 5 लोअर हमास लीडर्स और एक कतारी सिक्योरिटी ऑफिसर जिनमें शामिल अकॉर्डिंग टू हमास मोहम्मद हया, अब्दुल वाहिद, जिहाद लबात, अहमद और मोयमन हसना, जबकि कॉर्पोरल बदलसा जो कि कतारी सिक्योरिटी ऑफिसर थे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूएस को इस मामले के बारे में या इस ऑपरेशन के बारे में जो कि इसराइल की तरफ से अटैक किया गया नहीं पता था, बट स्टिल एक फोन कॉल अगर प्लेस कर दी जाती तो सब कुछ बदल सकता था। मोरओवर यूएस की तरफ से या ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई भी ऐसी कंडमनेशन प्लेस नहीं की गई, और ना ही लगता है कि आगे भी की जाएगी। ट्रम्प बल्कि ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि उनकी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन से बात हुई है, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, और वो ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेशन विल ब्रिंग पीस। क्या हम इसे एक्ट ऑफ डिफेंस समझें, एक्ट ऑफ टेररिज्म, क्योंकि इंसानियत की डिक्शनरी में इसको दहशतगर्दी ना सिर्फ तुनीसिया बल्कि दिन दहाड़े 1 बजे लेबनान के इलाके बेका में इसराइल स्ट्राइक करता है और 5 आम मासूम लोग शहीद हो जाते हैं, और क्लेम ये करता है कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हिजबुल्लाह के यूज़ में जो वेपन्स है वो इसके अंडर हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसराइल कंटिन्यू रहता है, और ट्यूसडे को ड्रोन स्ट्राइक होती है लेबनान के विलेज साउथ ऑफ बेनत बर्जा में, और जख्मी हो जाता है, जिसका मकसद हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना था।
पे बात करें तो इसराइल ने एक बॉम्बिंग एरियल कैंपेन भी कंडक्ट करवाई थी जिसके थ्रू 800 लेबनीज मारे जाते हैं, मगर स्टिल दैट वाज द एक्ट ऑफ डिफेंस नॉट एक्ट ऑफ टेररिज्म उनके अकॉर्डिंग। ना सिर्फ तुनीसिया, लेबनान, कतर बल्कि सीरिया पर भी एट द सेम टाइम सिर्फ 72 आवर्स के अंडर इसराइल हमले करता है। सीरियन एयरफोर्स बेस होम्स में लताकिया के नज़दीक मिलिट्री बैरक्स तबाह कर दिए जाते हैं। अवाम धमाकों की जद में और SOHR क्लेम करती है कि दैट अटैक वाज एन एक्ट ऑफ ब्लैटेंट वायलेशन और उनकी नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक डायरेक्ट थ्रेट था जिसका वो जवाब जरूर देंगे। ना सिर्फ ये बल्कि बाय द फॉल ऑफ प्रेसिडेंट बशर अल असद कई सौ की तादाद में इसराइली सीरिया पर हमले कर चुका है और 1974 के एग्रीमेंट डिसएंगेजमेंट विद दमास्कस के अगेंस्ट वायलेशन भी शो करता हुआ नजर आया है। SOHR के अकॉर्डिंग इस सब के बाद अगर हम मजीद इस पर बात करें तो कई सौ की तादाद में तकरीबन ये इसराइल सीरिया पर हमले कर चुका है, जिनमें 11 ग्राउंड असॉल्ट, 86 एयर रेड्स और 135 साइट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना शामिल है, जिनमें 61 पीपल मारे जा चुके हैं, मगर स्टिल दैट वाज एन एक्ट of defense, not an act of violence. इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स के थ्रू यमन में हूथी कामन मीटिंग को टारगेट किया जिसमें हूथी प्राइम मिनिस्टर अहमद और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स मारे जाते हैं। 16 को यमन रेड सी पोर्ट ऑफ रफरुदे में इसराइल ने 12 स्ट्राइक्स लॉन्च की जिसका मकसद ईरानी वेपन्स की तबाही था, जिसके जवाब में अगर हम बात करें तो हूथीज ने वेस्ट जेरूसलम में एक मिसाइल लॉन्च की जिसको IDF के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट कर दिया गया। सितंबर 17 को मजीद मिसाइल लॉन्च की गई मगर उससे भी कुछ खास जवाब नहीं मिला। इस सब में सवाल किया जाए कि क्या तुर्की और पाकिस्तान भी डेंजर जोन में हैं? In my speech, I stick to the facts. Violator of UN Charter and international law. That is Israel. हाँ, तुर्की और पाकिस्तान भी डेंजर जोन में हैं। वो इस तरह के अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों है तो इसकी वजह ये है कि इसराइल जिसे पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही एक टेररिस्ट स्टेट कंसीडर करते हैं और पाकिस्तान जिसे इसने आज तक एक कंट्री कंसीडर नहीं किया। मज़ीद इस पर बात करें तो हमें ये मालूम होता है कि इन मीटिंग्स में और दीगर तकरीबात में तुर्की और पाकिस्तान दोनों इसराइल के अगेंस्ट नज़र आते हैं और उसको वायलेट करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह इसराइल के अनजस्टिफाइड एक्ट्स और वायलेशन। Now view it as unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law. अगर हम बात करें कि क्या इसराइल और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वॉर हो सकती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वॉर सिर्फ दो कंट्रीज़ के दरमियान नहीं है बल्कि ओपन वॉर की सूरत अख्तियार कर सकती है और वर्ल्ड वॉर 3 का हमें सामना करना पड़ सकता है। मगर हम बात करें तो वॉर की तो डिप्लोमेटिक वॉर की सूरत ज़्यादा नज़र आती है जिसमें कंडीशंस ये हैं कि ट्रेड बैन, सैंक्शंस, पब्लिक एक्विजिशंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशंस और असैसिनेशंस का पब्लिक को सामना करना पड़ सकता है। यही जो है गज़ा की तो जहाँ अभी भी स्टिल तकरीबन 1 मिलियन आबादी मौजूद है, वहाँ पर जहाँ 100 ट्रक भी खाने के कम पड़ जाएँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिन में एक मरतबा 20 ट्रक खाने के भेजे जाते हैं। जहाँ वो जीनोसाइड्स और धमाकों की इज्जत में है वहाँ पर उनको डिप्लोमेटिक इश्यूज और बेसिक फैसिलिटी से भी महरूम रखा गया है। ना वो वहाँ जा सकते हैं ना वो वहाँ से निकल सकते हैं। देयर लाइव्स आर आइसोलेटेड इन दैट कंट्री। इस सब के बाद अगर हम देखें तो ये वॉर तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक इसराइल ख़ुद वॉर ख़त्म नहीं कर देता या फिर ये सारे कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म नहीं हो जाते। अगर इस पर मज़ीद बात करें तो ये हाइपोक्रेसी और एजेंडा तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इसराइल ख़ुद ना चाहे, क्योंकि उसका खुद का क्रिएट किया हुआ है। Every country under international law to defend itself beyond its borders against those who would kill their citizens. But it is not just Hamas in the crosshairs. It is an entire population on the move again. They threw leaflets on us and told us to leave. Now there's no place for me to... मेरी आप सबसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।